बहुत सारे उनका समाज के लोगों को लगता है कि हम ऊंचे पोस्ट पे चले गए हैं, हमारे पास शिक्षा और ज्ञान आ गया है, हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, हमें इज्जत मिल गई। ये उन लोगों के लिए एक रिमाइंडर है। ये खड़गे साहब की बेइज्जती नहीं है, ये संपूर्ण अम्बेडकरी समाज की बेइज्जती है। तो ये होगा ना, जब आप न्याय की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, तो आपको हटाया जाएगा। यही तो मनुवाद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दिमागी नक्सल सक्रिय हो गए। तो ब्राह्मणी मनुवादी नक्सल का क्या है? जो इस देश के अंदर सदियों से मनुवादी नक्सल चल रहा है, सामंती नक्सल नहीं, मनुवादी नक्सल है जो खड़गे जी के साथ हो रहा है। सामंती नक्सल तो पैसे वालों का है, ये मनुवादी नक्सल है। किसी के लिए गोबर पूजनी है, पेशाब पूजनी है, वो पिए, तो दूसरों को थोड़ी पिलाएगा भाई। पहले इन्होंने एक मॉब लिंचिंग किया, यहाँ पर किसी की गरिमा की लिंचिंग है। सवाल यहाँ रिलीजन का नहीं है साहब, सवाल एससी होने का है। आरएसएस की विचारधारा है कि मनुवादी परंपरा को किसी तरह से लाया जाए, पुनः लागू किया जाए। ये संपूर्ण समाज की बेइज्जती है। उनको बाहर आकर के प्रोटेस्ट करना चाहिए, और अगर वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि ये एक समाज जो है आज मर चुका है, सो चुका है। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु, मैं तो भंते सुमेधु जानता हूं, लेकिन बौद्ध साहित्य में, बौद्ध नामाकरण परंपरा में बड़े लंबे लंबे नाम होते हैं ना भंते जी? जी जी। तो आपका पूरा, हम तो भंते सुमेधु जानते हैं। मेरा पूरा नाम दीपांकर सुमेधु है। भंते भंते जो होनोरिफिक वर्ड है, सम्मानीय, तो भंते दीपांकर सुमेधु है। तो जैसे सम्राट अशोक थे, उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा जी, उनका भी कुछ और आगे पीछे लगता है? मुझे संघमित्रा और महिंद का नहीं पता है। अच्छा, लेकिन जनरली जो परंपरा है वो भिक्षु जीवन में या कोई भिक्षु ही होता है तो नाम परिवर्तन किया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे शुद्धिकरण की। जी। एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो आते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से। ये संविधान ने वर्गीकरण किया इस देश में कि अगर जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ, जिनके साथ जातिगत अनटचेबिलिटी हुआ, उनको SC, ST, जो एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है उनको OBC नाम दिया, और कुछ लोग जनरल हैं। तो क्या आज़ादी और अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, भेदभाव को, शुद्धिकरण को ये ऑफेंस माना गया है। अब हमारा जो भारत का संविधान है उसे ऐसे ऑफेंस मानता है कि आप किसी को भी आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर उसके साथ अगर अनटचेबल जैसा व्यवहार करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो भंते जी, खड़गे जी, उनका बेटा गृह मंत्री है कर्नाटक के जी। वो खुद राज्यसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन है जी। और उसके बाद उनका बेटा एक अमेरिका में रहता है जी। वो रेल मंत्री भी रहे हैं, अभी भी राज्यसभा सांसद है और श्रम मंत्री भी रहे जी। तो किसी शेड्यूल कास्ट को, ये जो हरिद्वार उत्तराखंड में शुद्धिकरण हुआ, किसी शेड्यूल कास्ट को और क्या बनना पड़ेगा ताकि उसके साथ जातिगत जो ये भेदभाव ना हो? देखिए शंभू जी, पहले तो हमें बाबा साहब के जो लड़ाई रही है उसका अल्टीमेट एम समझना है। बाबा साहब के ही शब्दों में बाबा साहब कहते हैं कि जो हमारा ये सारा संघर्ष है, इसका अंतिम उद्देश्य है टू रिक्लेम द लॉस्ट ह्यूमन डिग्निटी। जो हमारी मानवीय सम्मान और गरिमा, वही हासिल करना है जी। तो जो खड़गे पूरी लड़ाई उनकी इसी पे आधारित रही है कि हमारा सम्मान जाति धर्म देखकर ना हो, पद पावर देखकर ना हो, सब मानव एक समान। हम यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय समाज के अंदर किसी भी ग्रुप को, किसी को निम्न देखना, उसको जो है अपहास करना, उसकी बेइज्जती करना, वो गलत है। तो जो भी जाति आधारित ज्यादा होता है, ये जाति आधारित ही है। तो जो खड़गे साहब अगर गरीबी अमीरी से होता तो खड़गे जी तो बहुत अमीर है। सवाल अमीरी का नहीं है, जो आपने बड़ा बहुत सारे उनका समाज के लोगों को लगता है कि हम ऊंचे पोस्ट पे चले गए हैं, हमारे पास शिक्षा और ज्ञान आ गया है, तो अब हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, हमें इज्जत मिल गई। ये उन लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि भाई देखो, खड़गे जैसे व्यक्ति जो भारत के रेल मंत्री रहे, श्रम एवं कल्याण मंत्री रहे, जिनके जो पुत्र हैं वो अभी गृह मंत्री है कर्नाटक में, वो भी अभी उनको वो डिग्निटी नहीं मिली है। इस बात पर तो भारत के जो अछूत समाज के लोग हैं उनको एकत्रित होना चाहिए। अब यहाँ एक दो चीजें और आती है। अब अछूत तो कोई है नहीं ना, हम SC ST OBC है, जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुई उनको आप अछूत कैसे? अब तो वो शब्द ऑफेंस है बनते जी। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो सब ऑफेंस है, लेकिन अछूतपन बड़ा अब फाइन हो गया है।
वो बाहर नहीं दिखता है, वो अंदर दिख रहा है। लेकिन एक सवाल कह रहे हैं ना जी। लोग कि वो कांग्रेस में थे इसीलिए हुआ, बीजेपी में जो एससी समाज के नेता हैं, एसटी हैं, जी। उनके साथ ऐसा नहीं होता है। इसको आपको समझना, बीजेपी में जो शेड्यूल कास्ट समाज के जो नेता गए हैं वो अपना शुद्धिकरण खुद कर लेते हैं, कलावा पहन करके, तिलक लगा करके वो मंदिरों में जाकर के शुद्धिकरण करते हैं। तो चाहे आप चिराग पासवान को देख लो, चिराग पासवान और उनके पिताजी का जो बाहरी अटायर है उसमें अंतर है। चिराग पासवान के दादाजी कबीरपंथी साधु थे, पासवान से तो मेरी बड़ी घनिष्ठ मित्रता रही पासवान है। जी तो सामाजिक न्याय हाँ, के बड़े सामाजिक योद्धा न्याय। थे, तो बौद्ध के अनुयायी चिराग थे, साहब धम्म के के साथ अनुयायी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने स्वयं अपना शुद्धिकरण कर लिया नहीं, है। किरण रिजिजू बुद्धिस्ट है ना, उनके साथ भी नहीं हो नहीं, सकता है। एक्चुअली क्या है, किरण ये अलग है कि उनको कानून मंत्री से हटा नहीं, दिया वो गया। एसटी हैं, एससी नहीं है। नहीं, बुद्धिस्ट है। हाँ, बुद्धिस्ट है। सवाल यहाँ रिलीजन का नहीं है साहब, सवाल एससी होने का है। तो एसटी के साथ भी तो एसटी के साथ untouchability हुआ है। अनटचेबिलिटी नहीं है, कहीं कहीं वो दूसरा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो अनटचेबिलिटी अर्जुन नहीं राम है। मेघवाल के साथ तो नहीं कर हाँ, सकते हैं क्योंकि मेघवाल साहब का भी शुद्धिकरण हो चुका है। जो बीजेपी में दलित लीडर हैं उन्होंने अपना शुद्धिकरण कर चुके हैं, वो लोग करवाते हैं, ऑफिशियली उनका हो चुका है, इसीलिए उनके साथ ऐसा नहीं होगा। और जो लोग बीजेपी में नहीं हैं, और दूसरी चीज है, मुझे लगता है कि जिंदगी में पहली बार जो खड़गे साहब के सुपुत्र हैं या किसी अछूत लीडर ने आरएसएस की आंखों में आंख डाल करके बात की है, आरएसएस को दिखाया, शायद कि वो भी गुस्सा है नहीं, लेकिन अगर जो आप खड़गे जी चुप के साथ रहिएगा निकाला तो- जा रहा है। चुप रहेगा तो आपको नुकसान नहीं अरे होगा। भाई, ये चुप तो है ना लोग, ये खड़गे साहब की बेइज्जती नहीं है, ये संपूर्ण अंबेडकरी समाज की बेइज्जती है। पहले इन्होंने एक मॉब लिंचिंग किया, यहाँ पर किसी की गरिमा की लिंचिंग हो रही है। अच्छा, वो जो दो आरोपी हैं वो आरएसएस के लोग हैं, तो क्या आरएसएस की इस तरह की ट्रेनिंग है? नहीं, विचारधारा हुई है। आपका तो आरएसएस के लोग के साथ उठना बैठना है। नहीं, मेरा देखिए उठना बैठना अलग बात है, लेकिन ये विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है कि मनुवादी परंपरा को किसी तरह से लाया जाए, पुनः लागू किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो अछूत समाज है, जो बाबा साहब के संघर्ष से ऊपर उठ गया है, उनको लग रहा है कि भाई ये तो सिर्फ खड़गे साहब की बेइज्जती है, हमारी बेइज्जती नहीं है। ये संपूर्ण अछूत समाज की बेइज्जती है, उनको बाहर आकर के प्रोटेस्ट करना चाहिए। और अगर वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि ये एक समाज जो है आज मर चुका है, सो चुका है। लेकिन जो सत्ताधारी दल में जो एससी एसटी हैं या ओबीसी समाज के लोग हैं, आपको लगता है वो सेफ हैं या उनके साथ भी हो सकता है? क्योंकि कुछ मामलों में तो देखा गया, महामहिम राष्ट्रपति के साथ कुछ मामले सामने आए थे, वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनको लेकर उन्होंने खैर क्लेम नहीं किया जी, लेकिन लोगों ने देखा था कि उनको बैरियर से आगे नहीं जाने दिया गया। बिल्कुल सही बात है सर। क्या है कि जो अछूतपन है या ये जो फीलिंग है, कुछ लोगों को रियलाइज होती है। जैसे किसी व्यक्ति को जुकाम हो गया हो तो उसको इधर उधर की जो गंध है वो दिखाई मैं नहीं एक बार देती। की बात बता रहा हूँ, जी। मैं बीजेपी के दफ्तर में था पटना, जी और उस समय जनक राम जो है, जो जनक चमार भी लिखते हैं, वो मंत्री थे, जी खनन मंत्री, जी बीजेपी के, जी वो बीजेपी के हैं। जी मैं ये ऑफिशियल नहीं, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मैंने सुना। जी तो जब वो सरकार गिरी, नीतीश जी जब आरजेडी के साथ गए, तो वहाँ जो जनरल कैटेगरी के खासकर जो लोग थे वो खुश थे कि चलो सरकार गई तो गई, इनका मंत्रिमंडल छिनाना जरूरी था। तो मुझे लगता है कि वो इनहेरिटेज है, मतलब वो दलित पिछड़ों से उनको जलन है, घृणा है, वो है, बिल्कुल है। पार्टी में मजबूरी है, क्योंकि वोट इतना ज्यादा है बहुजनों के पास कि आपको रखना है उनको। करेक्ट। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी है। मैं बार बार यही बात करता हूँ कि बहुत सारे दिल में नहीं है, मतलब समानता का भाव नहीं है। एक बात बताइए, जिस बीजेपी ने 2014 में मुस्लिमों को टिकट देने से मना कर दिया, जिनके राजा महाराजा रहे हैं, वो आखिर शेड्यूल कास्ट को टिकट क्यों देती है, अपनी पार्टी में क्यों रखती है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी है। तो आज जो खुले तौर पे भेदभाव, छुआछूत नहीं हो रहा है, वो सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। नहीं तो अंदर भेदभाव समाज के बहुत बड़े तबके पे है, हम सबको नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जो समझता हूँ भंते जी, आप सहमत होंगे, मैं ये जो खड़गे जी के साथ हुआ जी, या अखिलेश यादव के साथ जो गंगा उनका कुर्सी धुलवाई गई, या मांझी जी के जाने के बाद ही मंदिर धोया गया था जी, तो जो होशियार थे, चाहे वो बीपी मंडल हो, उन्होंने धम अपनाया, सोनीलाल पटेल ने धम अपनाया जी, बाबू जगजीवन राम थे, वो बड़े धम के करीबी थे जी। मेरी बात दूसरी है, ये तो दिख गया जी। वो जो जाति देखकर नंबर काटा जाता है, वो जो हमारी लड़ाई, वो महीन जातिवाद से कैसे लड़ा जाए,
जिसमें जाति देखकर नंबर काटा जाता है, जाति देखकर आपको एनएफएस कर दिया जाता है। अब जो लड़ाई है वो जैसे आपको किसी भी मंदिर में आपको ट्रस्टी नहीं बनने देंगे। जी, देखिए शंभू जी, ये जो घृणा है, ये जो तो बीजेपी का जी, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप मंत्रालय है आप उसमें देखिए, जी, उसमें आपको मंत्री नहीं बनने देंगे। जैसे परिवहन मंत्रालय नहीं है, रक्षा मंत्रालय नहीं है, यहाँ तक कि कांग्रेस तेलंगाना में दलित समाज को डिप्टी सीएम बनाना है। जी, एक भी देश में शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये एक भेदभाव है, एक घृणा है। एक और बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, जो शेड्यूल कास्ट समाज है वो भी बाबा साहब को नहीं समझ पा रहा है। उनके अभी एक और चीज, नई चीज चली है कि रिजर्वेशन का विरोध। तो उनके पास बाबा साहब के अलावा है क्या? नहीं, बाबा साहब को नहीं समझेंगे सर, तो। रिजर्वेशन का विरोध। मुझे इस देश का कोई भी व्यक्ति कह दे, क्या इस देश के शेड्यूल कास्टों को रिजर्वेशन मिला? जो शेड्यूल कास्टों को मिल रहा है वो रिजर्वेशन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है। रिजर्वेशन तो ईडब्ल्यूएस है। तो जो शेड्यूल कास्ट लोग ये भी नहीं समझ पा रहे कि जो हमें मिल रहा है वो रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन नहीं है, तो ये शेड्यूल कास्ट समाज सो गया है। नहीं, ये शेड्यूल कास्ट समाज सो गया है या उनके जो लीडरशिप है? लीडरशिप बिक चुकी है, समाज सो गया है, लीडरशिप बिक चुकी है। तो पिछड़ों के साथ भी ऐसी है, बिल्कुल, आदिवासियों के साथ भी उनके तो समस्त बहुजन में यही है, समस्त बहुजन में यही है। और सरकार की पॉलिसी होती है, जो भी आते हैं उनकी पॉलिसी यही है कि कुछ लोगों को खरीद लो, लेकिन जो समाज का भला चाहते हैं उनको बैक ड्रॉप कर दो। उनको वो मैं किया इसी जाता सरकार है। बता रहा हूँ, यही किरण रिजिजू कानून मंत्री थे। हाँ जी, वो कोलोजियम के खिलाफ बोल रहे थे। बिल्कुल। वो चाह रहे थे कि बीकर सेक्शन के लोग जज बने, उनको हटा दिया गया कानून मंत्री से। तो ये होगा ना, जब आप न्याय की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, तो आपको हटाया जाएगा। यही तो मनुवाद है। हम धर्म, जब हम मनुवाद कहते हैं तो धर्म नहीं है, एक मनुवाद है। ये नए जो लीडरशिप आ रही है, अभिजीत दीपके को अभी आप देखिए जी, चंद्रशेखर आजाद हैं जी, क्या इन लोगों में लगता है कि ये लोग कम से कम खुल के बोल रहे हैं? अब जो नया हमारा नया जो युवा है, जो स्कूल कॉलेज में है, वो तो खुल के बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल। ये जो अभी आंदोलन हुआ, इस आंदोलन से भारत का जो नया, चाहे वो जेनजी हो, चाहे उनके बाद का, उनके अंदर एक जागृति आई कि ये जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी तभी रहेगी जब हम बोलेंगे। तो वो लोग, आप देखोगे कि स्कूल लेवल पे जो स्कूल के बच्चे हैं वो कह रहे हैं भाई सड़क बननी चाहिए। 25 दिन मैंने कवर किया है जेनजी प्रोटेस्ट को। उसमें 95% SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे थे, और जो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे उसमें छात्राएं थी जी, महिलाएं जनरल कैटेगरी की थी 5%। 95% SC ST OBC के बच्चे थे जी। तो इसका मतलब जागृति आ रही है। जो अभी तक शिक्षा आई, जो एक भारत के संविधान के हिसाब से जो बहुजन है वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो रहा है, लीडर नहीं खड़े हो रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दिमागी नक्सल सक्रिय हो गए, तो ब्राह्मणी मनुवादी नक्सल का क्या है? जो इस देश के अंदर सदियों से मनुवादी नक्सल चल रहा है, सामंती नक्सल नहीं, मनुवादी नक्सल है जो खड़गे जी के साथ हो रहा है। सामंती नक्सल तो पैसे वालों का है, ये मनुवादी नक्सल है, जातिवादी नक्सल नहीं। यही सर, जातिवादी तो जात पे आ गए ना, मनुवादी नक्सल है ये जो खड़गे जी के साथ कहते हैं कि मनु जो थे हमारे लिए पूजनीय, आप उनका अपमान नहीं करते। नहीं, अगर पूजनीय थे तो ठीक है, आप रखिए अपने पूजनीय को। किसी के लिए गोबर पूजनीय है, पेशाब पूजनीय, वो पिए, तो दूसरों को थोड़ी पिलाएगा भाई। यू कीप इट। अगर आपके लिए पूजनीय, आप रखो अपने घर में, पूजा करो, कौन मना करता है? लेकिन प्रधानमंत्री ने दलित पिछड़ों को लेकर नहीं बोला। अब प्रधानमंत्री जी पिछड़े रिजर्वेशन पर नहीं बोला, जाति जनगणना पर नहीं बोला, तो क्या ये इस देश का जो अब तो एक बड़ा वर्ग इस देश में, मुझे एक जानकारी दी गई है कि लगभग 70 करोड़ युवा हैं जी, उसमें से 40 करोड़ SC ST OBC युवा हैं। 50 करोड़, लगभग 50 करोड़ जी, जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं लगभग जी। तो अब उनमें शिक्षा, उनमें जागृति आई है और ये आंदोलन खड़ा हो रहा है, और उनको खोने के लिए कुछ नहीं है। जो ये वर्ग है, इसके पास खोने के लिए क्या है? माँ बाप की डांट है, बाकी अगर जीतते हैं तो पाने के लिए, तो इसलिए वो संघर्ष करेंगे, वो आगे आएंगे। इसमें क्या लगता है, बाबा साहब ने जो सपना देखा था बुद्धमय भारत का, बुद्धमय भारत जब हम लोग कहते हैं तो समानता का भारत, न्याय का भारत जी, तो ये प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक धम्म तो चाहिए। देखिए, जो बाबा साहेब का जो 1956 का जो कन्वर्जन है, उसको लोग एक रिलीजियस कन्वर्जन लेकर के लेते हैं। वो एक रिलीजियस कन्वर्जन नहीं है, वो जो ये लोस्ट डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी है, उसको पाने का रास्ता है।
और बाबा साहब ने जो बुद्ध की बातें करी वो इसलिए करी कि भारत एक मजबूत और सशक्त देश बने, मनुवाद से बाहर निकले, अंधविश्वास से बाहर निकले। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद में जो अम्बेडकरी लोग हुए, विशेषकर सरकारी नौकर लोग, मैक्सिमम सरकारी नौकर लोग मनुवादी हो गए। उन लोगों का जो पैसा है अम्बेडकरी आंदोलन की बजाय उनके अपने धार्मिक अनुष्ठानों में जाने लगा। लेकिन भंते जी, जो भी मिशन मूवमेंट बढ़ रहा है वो बहुजन समाज के लोग ही बढ़ा रहे हैं, ये भी तो आप देख लीजिए आप ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन कौन बढ़ा रहे हैं? गांव में रहने वाले लोग बढ़ा रहे हैं। मुझे आप एक भी SC ST की जो एसोसिएशन है, यूनियंस है, बताइए उन लोगों ने कोई कॉलेज खड़ा किया हो? जो भी हैं, चाहे रेलवे के अंदर लाखों लाख एम्प्लॉय अभी तो अपना परिवार चलाने वही बहुत है। अरे भाई, उनको हर महीने पैसा मिलता था। बाबा साहब को देखो, उस समय लोगों के पास क्या नौकरियां थी? उन्होंने मिलिंद कॉलेज बनाया, उन्होंने दूसरे कॉलेज बनाए, लाइब्रेरी बनाई, कहाँ से बनाई? लेकिन ये तो मानेंगे ना, एक अम्बेडकर भवन बाबा साहब ने दिल्ली में बनाया, बाबा साहब को खरीदा हुआ है। तो ये जो लोग लाखों की संख्या में नौकरी में आए और जो आज रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने कहाँ समाज के निर्माण में कंट्रीब्यूट किया? लेकिन जो किया वो तो बहुजन समाज के लोग हैं, वो कर रहे हैं। जो लोग पीछे रह गए हैं, आप जो बाबा साहब का जो ये सांस्कृतिक आंदोलन है, जो बुद्ध तो इसके खतरे क्या है? अगर सामाजिक रूप से लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो आप संपत्ति बना लीजिए, लेकिन बाद में फिर आप भी जो डिग्निटी है, जो इज्जत है, वो नहीं आनी। आप छुप के रहोगे, छुपा के रहोगे। जब खड़गे जी के साथ जब खड़गे जी के साथ हो रहा है तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये बहुत, हमारा आंदोलन क्या है साहब? डिग्निटी का आंदोलन है। बहुजन समाज को, खासकर जो इस देश के शोषित वंचित समाज हैं जी, उनको देश की मजबूती के लिए तो वो कर ही रहे हैं। बिल्कुल। उनका अपना जीवन स्तर भी सुधरे, बेहतर हो, समाज में हिस्सेदारी हो, ह्यूमन डिग्निटी के वो भागीदार हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो बाबा साहब इस संविधान के निर्माता हैं, बाबा साहब ने जो सांस्कृतिक आंदोलन चलाया, आप एक चीज को यहाँ समझना होगा। बाबा साहब के सांस्कृतिक आंदोलन को RSS ने पकड़ा और RSS सांस्कृतिक आंदोलन चला करके सत्ता पे आ गई। बहुजनों ने, समता सैनिक दल खत्म हो गया। अब बहुजनों ने सांस्कृतिक आंदोलन छोड़ दिया। उन्होंने लगता है ये तो रिलीजन है। और जो भिक्षु लोग हैं, जो इस समाज के भिक्षु लोग हैं, वो अपने आप को पुजारी समझ बैठे। एक्चुअली द मॉन्क्स दे यूज्ड टू बी द स्कॉलर। आप मुझे एक भिक्षु बता दो जो भिक्षु, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला सब वही विद्वान पढ़ाते थे। भिक्षु लोग तो अपने आप को पुरोहित बन गए हैं। उनका काम क्या हो गया है? दान लेना, दान खाना। और जो, अरे भाई, आप खड़े हो, आप विद्वान बनो, आप समाज को लीड करो। पॉलिटिकल बोल नहीं रहे हैं बहुत भिक्षु लोग। एक्चुअली उनके पास अध्ययन नहीं है। उन्होंने बाबा साहब, उन्होंने नहीं, क्या मैं तो ज्यादातर लोगों को देखता हूँ PhD हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में तो बकायदा PhD होती है। सब लोग PhD हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है। देखिए, जो नालंदा था, नालंदा से जो बुद्धिज्म का जो शिक्षा और जो ज्ञान निकला, चाहे वो जीरो है, चाहे वो ज्योमेट्री है, चाहे वो कुछ भी है, वो मुस्लिमों के साथ साथ यूरोप में गया। आप अरब गया, वहां से वहां गया, यूरोप गया करके। लेकिन जो 16वीं शताब्दी तक तो वर्चस्व था करके। आप जो बगदाद शहर बसा हुआ है, वो मंडला के ऊपर बसा हुआ है। उसका जो टोटल आर्किटेक्चर है वो बुद्धिस्ट है। तो ये जो भिक्षु लोग हैं, वो अपने आप को पुजारी और पुरोहित बन बैठे हैं। उनका काम क्या है? ब्राह्मण और हिंदू का विरोध करना। बाबा साहब का आंदोलन ब्राह्मण या हिंदू का विरोध करना नहीं था। बाबा साहब का आंदोलन था एक सशक्त भारत का निर्माण करना, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसकी अपनी इकोनॉमी हो। तो ये जो अछूत और बहुजन समाज के लोग हैं, एकत्रित होकर इन्होंने कोई इकोनॉमी भी डेवलप नहीं करी है। कुछ लोग हैं जो बिजनेस के क्षेत्र में आए हैं, नहीं तो सभी लोग नौकरियां ही ढूंढ रहे हैं। इनमें एकता नहीं है, कल्चरल कुछ नहीं है। सब कुछ इन्होंने उधार का ले रखा है, क्योंकि ये लोग नकल करते हैं। किसकी नकल? मनुवाद की नकल। आलोचना करते हैं, हकीकत है। मैं लगभग 30 साल लेकिन मैं ये भी आपको बार बार कह रहा हूं, मैं बहुजन समाज का जो इस देश में जो जातिवाद के खिलाफ जो लड़ाइयां चली हैं जी, चाहे समतावादी समाज की स्थापना के लिए जो भी लोग सामने आए, मैं नाम गिना रहा हूँ जी। तथागत बुद्ध ने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। उस समय तो कोई जाति भेद था नहीं, भगवान महावीर थे जी। मैं उसके बाद आ रहा हूँ। मैं जब जातिवाद बढ़ा, रविदास महाराज जी, कबीर साहब जी, ज्योतिबा फूले जी, बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु नानक देव, नारायणा गुरु जी, गुरु नानक साहब, हाँ, या फिर संत गाडगे हों जी, संत तुकाराम हों जी, बसवन्ना हों जी, तो ये सारे जो ये तो संत थे जी। अब आप राजनीतिक दलों यहाँ तक गुरु गोविंद सिंह ने जो सिखिज्म की स्थापना की, वो भी समानता पे करी। गुरु नानक साहब ने की। हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने जो 10वें गुरु ने जो बनाया,
अकाल बनाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो सब तमाम धार्मिक संतों ने भी बराबरी के लिए लड़ा। बिल्कुल। उसके बाद राजनीति की बात करें तो बाबा साहब हुए, उसके बाद फूले हुए, पेरियार हुए, चाहे जगदेव बाबू हुए, राम स्वरूप वर्मा हुए, सुनीलाल पटेल हुए, मान्यवर कांसी राम साहब हुए, तो ये सब तो बहुजन समाज के लोगों ही ने बहुजनों के लिए लड़ा है ना। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हम बाबा साहब के आंदोलन को अगर हम देखें तो आज ये अछूत और बहुजन समाज का व्यक्ति सोचता है कि राजनीतिक सत्ता से डिग्निटी आएगी, लेकिन अब उन्हें ये पता चल गया कि डिग्निटी खाली सांस्कृतिक चेतना से आएगी। और जितने भी ये जो IAS IPS बनते हैं शेड्यूल कास्ट से, जब रिटायर्ड होते हैं तो ये इधर उधर पार्टियों में लाइन लगाते हैं पैसा लेकर। मुझे लगता है कि कोई चिराग पासवान को पीठ पीछे कहता होगा, मुंह पर नहीं बोल पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं मुंह पे बात कर रहे हैं। चिराग जी मुझे शायद अपने पिताजी के साथ देखा होगा, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ। चिराग जो जातिवादी लोग हैं वो उनके मुंह पर नहीं उनके खिलाफ बोल सकते। मुंह पे तो किसी को नहीं, मुंह पे तो ना आपके बोलेगा ना मेरे बोलेगा, पीठ पीछे होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है और एक कॉन्स्टिट्यूशन जाने वाला है। ये जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो संविधान को है। अब आप कुछ बहुजनों को ले लीजिए, पहले जो शेड्यूल कास्ट लोग संविधान के लिए लड़ते थे वो आजकल बुद्धगया मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। उनका ध्यान जो है मंदिर पे भटका दिया गया। तो पहले संविधान को बचाने के लिए रैलियां होती थी। वो भी तो जरूरी ना, महाबोधि बौद्ध विहार पे आप कैसे दूसरा आदमी दूसरे धर्मावलंबी कैसे रह सकते हैं? देखिए, मैं उस पे कोई वो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर संविधान ही नहीं बचता है तो मंदिर आपका कहाँ बचेगा? नहीं, लेकिन महाबोधि बौद्ध विहार है, वो तो बाकायदा बौद्धिस्टों के हवाले होना चाहिए। मैं उस पे कुछ नहीं कहूंगा। जो महाबोधि बुद्ध विहार है वहां पे बौद्ध तौर तरीके से पूजा पाठ होनी चाहिए। वो बिहार सरकार के भी बौद्ध होने चाहिए, बुद्धिस्ट होने चाहिए। आप राम मंदिर में बुद्धिस्ट को रखेंगे क्या? आप किसी भी राम मंदिर में या किसी भी हिंदू मंदिर में? और कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो संविधान को बचाने की लड़ाई थी वो तो खत्म हो रही है ना, तो बहुत ही प्रोग्राम नहीं हो रहा। आप हिंदू धर्म में जितने बाबा थे वो सब विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं आ रहे? बौद्ध भिक्षुओं को जो ये अछूत लीडर है वो नहीं बनने देंगे। क्या अठावले साहब किसी भिक्षु को उठाएंगे? समाज हमारा उस तरह से तैयार नहीं है। समाज के अंदर भी है जो क्योंकि मैंने 20 साल तक, मैं बता रहा हूँ, मैं गांव से आता हूँ जी, वो भी वैशाली से जी, वो बुद्ध की जगह। हाँ, मतलब बिहार से आता हूँ। बिहार मतलब बिहार ही था बुद्ध। हमने 20 साल की उम्र तक कोई भंते से हमारी मुलाकात ही नहीं गांव में। बिल्कुल है, नहीं आते भंते लोग का जो ग्रामीण भ्रमण है गांव में नहीं निकलते। देखिए, समाज में जो भिक्षु है उसको एक साधु या भिखारी वो सोचा जा रहा है, और भिक्षुओं में भी उतनी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रेनिंग से नहीं आ रहे हैं। जो भंते आनंद कौशल्यान थे उनके बाद थे। शायद बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो बाबा साहब का सबसे ज्यादा संबंध भंते धर्मवर से रहा है। और आपको शायद जानकारी होगी, भंते धर्मवर वो थे जो पंचशील का सिद्धांत लेकर के आए। जब नेहरू को जरूरत पड़ी तो बाडूंग कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया ये। बाबा साहब भी तो लेकिन कुछ दिन उन्होंने चीवर लिया था जब माता रमाबाई का परिनिर्वाण हुआ। वो बाबा साहब ने तब वो चीवर नहीं लिया था। उन्होंने एक कबीर पंथी टाइप एक भगवे रंग का एक चोला जो भी है, जो उन्होंने गाउन पहन रखा है, सर मुड़वा रखा है, लेकिन वो भिक्षु की वो नहीं है। वो लोगों को गलत फहमी है। कुछ दिन उन्होंने सुने कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने चीवर लिया था। ये मेरी जानकारी में नहीं है जी, लेकिन एक जो उनका पोशाक मिलता है, जिन्होंने एक गाउन पहन रखा है, वो कबीर पंथी है। मैंने औरंगाबाद में देखा है माता रमाबाई। चीवर में मैंने नहीं देखा है। वो एक है गाउन उन्होंने पहन रखा, वो मैंने देखा है। ना ही मुझे कहीं ऐसा मिलता है उन्होंने किसी भिक्षु से कुछ समय के लिए। मैं जानता हूँ कि उनका सबसे ज्यादा जो संपर्क है वो भंते धर्मवर से रहा है, जो अशोका मिशन के फाउंडर रहे 1948 से लेकर के टिल 1956। और भंते चंद्रमणि से वो सिर्फ 2 बार मिले हैं। एक बार कुशीनगर मिले, दोबारा जब वो दीक्षा के लिए बुलाया जो उनके। अच्छा भंते जी, एक सवाल और पूछ ही लेते जब आए तो, जो बड़े हमारे जो स्थल है जी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी जी, वो तो चलिए अब नेपाल के हिस्से में है जी, लेकिन जहाँ भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान मिला उनको बोध गया जी, और जहाँ उन्होंने ज्ञान दिया सारनाथ, या जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ जी, ये 3 चीजें, ये तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है और दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। तो फिर भारत में इस धर्म का, चूंकि बौद्ध धर्म का जो अनुयायी थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम, चीन, कोरिया, साउथ कोरिया, सब जगह पूरा एकदम आप समझिए, कम्युनिस्ट भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। नॉर्थ कोरिया में भी लोग बुद्धिस्ट हैं, चीन में भी हैं। भारत में क्या कमी रह जा रही है कि जो धर्म के खासकर जो
इस देश के मूल निवासी हैं, वो इस धर्म के प्रति सजग नहीं हो पा रहे। एजुकेशन कमी है या प्रचार प्रसार की कमी है? देखो, दोनों चीजें हैं। पहली बात तो कमी जो है भिक्षुओं की तरफ से प्रचार प्रसार की है। भारत में अब जो भिक्षु आ रहे हैं वो भिक्षु अपने आप को अपनी जाति में सीमित कर रहे हैं। क्योंकि जाति एक सच्चाई है, जो भिक्षु जिस जाति से आ रहा है उसी जाति में काम करता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। देखो, मैं एक भिक्षु हूँ, मैंने ये देखा है कि भारत का, अगर मैं ये कहूँ कि ब्राह्मण लोग हैं, बुद्धिज्म के वो करते हैं, भिक्षुओं को बुलाते हैं, दान देते हैं, तो ये जो भारतीय भिक्षु हैं इनको जातिगत बैरियर तोड़ना पड़ेगा। एक, इनको विद्वान बनना होगा। दूसरा, इनको बुद्ध के विचारों का प्रचार करना होगा, ना कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण की बुराइयों का। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो बुद्ध धर्म जो है वो बुद्ध की शिक्षाएं देखिए, ये जो कुछ लोग कहते हैं कि पैसा दीजिए और आप स्वस्थ हो जाएंगे, बुद्धिज्म पूरा बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध के समय भारत बहुत अमीर था, सोने की चिड़िया था, घरों में ताले नहीं लगते थे। तो भगवान बुद्ध का पूरा जो विचार है, उनका पूरा जो ज्ञान है, वो स्वास्थ्य को लेकर है, हेल्थ को लेकर। उस समय सब राजा लोग थे, मानसिक अमीरी थी, तो दो ही चीज पर उन्होंने फोकस किया है कि आपको शांति कैसे मिलेगी, आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, और आप एक बेहतर नागरिक कैसे बनेंगे, बेहतर इंसान। तो जिसको लोग कहते हैं ना कि हम भगवान के शरण में गए हैं शांति के लिए, वो असली सोचिए 2500 साल पहले वैज्ञानिक तरीके से आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, आपको मानसिक शांति कैसे मिलेगी, और आपको परिनिर्वाण के बाद, मतलब जिसको कहते हैं ना अमरत्व, आप अमर कैसे हो सकते हैं, जिसको कहते हैं, मतलब हिंदू धर्म के लोग कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मोक्ष जी। तो आपकी जिंदगी बेहतर कैसे होगी, इसी पर बुद्ध ने अपनी पूरी फिलॉसफी है उनकी, क्योंकि उस समय लोग अमीर थे और उस समय लोग काफ़ी धनवान थे। तो तमाम जो राजा थे वो बुद्ध के शरण में आते थे, तमाम व्यापारी बुद्ध के शरण में आते और कहते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध भी अमीर घर से थे, राज परिवार से थे, तो वो उनसे यही शिक्षा लेते थे कि हमको शांति कैसे मिले, हम कैसे एक बेहतर इंसान बने। और हमें लगता है कि वो ज़रूरी है, क्योंकि आप सब कुछ पा लेने के बावजूद अगर आप बेहतर इंसान नहीं बन पाएँ, समाज के लिए बेहतर नहीं कर पाएँ, तो आपको अमरत्व नहीं मिलेगा। जैसे बाबा साहब को अमृत प्राप्त है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन बाबा साहब को आप भुला नहीं सकते हैं। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य को अमरत्व प्राप्त हुआ, जब तक मानव इतिहास रहेगा उनके बारे में आप सुनते रहेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये था बौद्ध धर्म, लेकिन यही कहीं बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है, बिल्कुल एक समझ की जरूरत है। लेकिन एक बड़ी आर्थिक रूप से जो विपन्नता समाज के हिस्से में आई, बुद्धिज्म इसलिए फैला क्योंकि आर्थिक संपन्नता थी जी। आर्थिक विपन्नता की वजह से टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, धर्म पर कोई कार्यक्रम नहीं है, धर्म के अनुयायियों का कोई इंटरव्यू नहीं है, प्रचार प्रसार नहीं है, क्योंकि टीवी अखबार ही सांस्कृतिक आंदोलनों को बढ़ाता है। बिल्कुल ये बढ़ाते हैं। आजकल तो मीडिया चैनल है, तो आपको तो एक चैनल खोलना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत सारे भिक्षु लोग चला रहे हैं। अब आपका चैनल है, उस पे आकर के हम बातें कर रहे हैं। बहुत भिक्षु लोग चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, बहुत सारे भिक्षु लोगों के अपने चैनल है, और हमारे जैसों के लिए आप बैठे हुए, क्योंकि देखिए इस देश में आप मानना पड़ेगा, रामायण और महाभारत घर घर इसलिए पहुंचा क्योंकि राजीव गांधी ने उस पर दूरदर्शन पर बकायदा प्रसारित करवाया, रामायण और महाभारत पर कार्यक्रम बने। बिल्कुल, अब जाकर बुद्ध के विचारों पर एक दो कार्यक्रम बने हैं जी। तो ऐसा है। देखिए, बाबा साहब की समाज को, बाबा साहब के सांस्कृतिक आंदोलन को समझना पड़ेगा। अल्टीमेट जो आंदोलन है ह्यूमन डिग्निटी, उसको समझना पड़ेगा। खाली पैसा और पद आने से ये आप लोगों को मान और सम्मान इस समाज में नहीं मिलना है। आपके अंदर संगठन आना चाहिए, सांस्कृतिक संगठन आना चाहिए, और ये सांस्कृतिक चेतना के साथ। हाँ, और जो भिक्षु लोग, मैं कहीं ऐसी जगह जाऊंगा ही नहीं, कोई भी ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां मेरा सम्मान नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते हैं, इनको पता है ये, नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कोई मुझे कहेगा कि तुम नीच हो, तुम छोट जात से हो जी, तो मैं उनसे वास्ता ही नहीं रखूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। शंभू जी, जो खड़गे जी के साथ हुआ तो एक्सट्रीम है। उससे पहले मंदिरों में जाके पिट रहे हैं, इनको मालूम है कि हम जाएंगे वहां पिटेंगे, भंडारा खाने के लिए जाकर के पिट रहे हैं। तो ये जो अभी 2-3 बच्चों की हमने बाइट देखी, श्रावण में जो ये कांवड़ लाने जाते हैं, वहां पर जाति आइडेंटिफाई किया गया।
एक हकीकत है, वो आपको मतलब कि उसी के हिसाब से आपको इस देश में तौला जाएगा, आप किस जाति से आते हैं। तो जाति जाति नहीं है, इसलिए अगर आपको जातिवाद से बचना है तो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको खुद को सशक्त बनाना पड़ेगा। और उससे अगर बना भी लिए सशक्त, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको सांस्कृतिक चेतना से लैस होना पड़ेगा, तभी आप अपने ह्यूमन डिग्निटी को कम से कम इस देश में जातिवाद से बच सकते हैं। शुक्रिया भंते जी हमारे साथ पूरी बातचीत के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए बातचीत पर। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि सिर्फ हमारी बात सुने ही नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। असहमति और सहमति दोनों का सम्मान है और उस पर हम लोग लगातार आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। हम लोग की कोशिश है कि भारत एक मजबूत मुल्क, समृद्ध मुल्क और ऐसा देश बने जहां किसी के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर किसी तरह का भेदभाव न हो। आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।